नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरत मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दी वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। कराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने का निर्देश। वेनेजुएला अब अमेरिकी नियंत्रण में। राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया न्यूयॉर्क। ट्रंप ने कहा, नई सरकार के गठन तक अमेरिका के हाथ में रहेगी वेनेजुएला की सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। प्रतियोगिता में 58 टीमें लेंगी हिस्सा। 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगी दम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर। तिरुचिरापल्ली में भव्य जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनकी ईमेल आईडी cons.caracas@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर 58412958428 व्हाट्सएप कॉल के लिए भी माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक हम वेनेजुएला में कानूनी रूप से सही सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर लेते, तब तक हम देश पर शासन करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो और हमारे सामने वही स्थिति हो जो पिछले कई सालों से थी। हम वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति, आज़ादी और न्याय चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसा कि सब जानते हैं, वेनेजुएला में तेल का बिजनेस लंबे समय से पूरी तरह से फेल हो गया है। वे जितना तेल निकाल सकते थे और जितना निकाला जाना चाहिए था, उसकी तुलना में वे लगभग कुछ भी नहीं निकाल रहे थे। हमारी बहुत बड़ी तेल कंपनियां जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी। ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला के लोगों को अमीर, आज़ाद और सुरक्षित बनाएंगे। गैर कानूनी तानाशाह मादुरो एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क का सरगना था जो भारी मात्रा में जानलेवा और गैर कानूनी ड्रग्स को अमेरिका में तस्करी करने के लिए जिम्मेदार था। मादुरो और उसकी पत्नी को जल्द ही अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में उन पर मुकदमा चलेगा। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया। वहीं वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करने और जवाब देने की बात कही है। मादुरो को ब्रुकलिन के सनसेट पार्क इलाके में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के हेलीपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें संभवतः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सवार थे। इससे पहले उन्हें ले जाने वाला एक विमान न्यूयॉर्क के न्यूबर्ग में बने एक वायुसेना बेस पर उतरा था।
और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस तरह से तानाशाहों से निपटना संभव हो तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। वहीं कीव में 18 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन को उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक और अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बातचीत जारी रहेगी ताकि युद्ध समाप्ति और सुरक्षा गारंटी पर ठोस कदम उठाए जा सके। दक्षिण पश्चिमी बर्लिन में टेल्टो नहर पर बने पुल पर लगी आग ने बिजली के तारों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें 45,000 घरों और 2,200 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रिड कंपनी स्टॉर्मनेट्स बर्लिन के प्रवक्ता ओलाफ वेइडनर ने बताया कि उनका अनुमान है कि बिजली बहाली 8 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके लिए हाई वोल्टेज तार की मरम्मत करनी होगी, जो चुनौतीपूर्ण काम है। इस घटना का असर सिर्फ घरों और दुकानों तक ही सीमित नहीं है। मोबाइल फोन और लैंडलाइन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पतालों में आपातकालीन बिजली जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मरीजों की देखभाल में कोई बाधा न आए। और वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। उद्घाटन समारोह वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के साथ ही कुल 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि काशी को स्पोर्ट्स टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लिहाजा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं 5 जनवरी यानी सोमवार को श्रीरंगम में श्री रंगनाथा स्वामी दर्शन के पहले बीजेपी जिला इकाई द्वारा आयोजित मोदी पोंगल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा आम जनता को गुमराह किए जाने का आरोप एक बार फिर गलत साबित हुआ है। आम जनता की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने राज्य के 12 जिलों में 160 नए सुनवाई केंद्रों को मंजूरी दी है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों के मतदाताओं की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। आयोग ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। अगले कुछ दिनों तक इस स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। देश के अधिकांश इलाकों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और रात में रैन बसेरे की शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ इलाकों में सोमवार तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सर्दी का खुश्क मौसम बना हुआ है।
इससे यहां ठंड में कमी आई है। घाटी के बड़े हिस्सों में अभी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड लग रही है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना है। ताइक्वांडो एथलीट रूपा बायोर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ताइक्वांडो की जारी ताज़ा रैंकिंग में विश्व में 6वां स्थान हासिल करने में सफलता पाई है। रूपा ने एशिया में पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। एकार्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच खेला गया पुरुष हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन मैच में 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पूरे मुकाबले के दौरान खेल प्रेमियों को दोनों टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर उत्तम सिंह के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। पहले ही क्वार्टर में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक और गोल करने में सफलता हासिल की। 2 गोल से पिछड़ने के बाद हैदराबाद तूफान्स ने जोरदार वापसी की और पहले क्वार्टर के समाप्त होने से पहले अमनदीप लाकड़ा ने गोल करके स्कोर 1-2 कर दिया। इसके बाद मैच में हैदराबाद तूफान्स की तरफ से और तमिलनाडु ड्रैगन्स की तरफ से एक और गोल हुआ, जिससे मुकाबला बराबरी पर समाप्त हो गया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।